कि आप सभी को पता है कि परसों 14 दिसंबर से, तो इसमें पहले फेज में कक्षा 10 और 12 और 21 तारीख से क्लासेस 9 और 11वीं को खोलने का कार्यक्रम है। तो इस मामले में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले डीओ सर हमारे बीच में है और उसके हमें डीओ सर के बारे में गाइडलाइन जारी करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो चीज है तो हम उस चीज को सभी हम जो भी डायरेक्शन से जारी करें। डीओ सर। अमीन जी, ये 4 ब्लॉक की मीटिंग है। मेरी आवाज आप तक क्लियर हो रही है? हाँ सर, मेरे तक आवाज क्लियर आ रही है आपकी। अच्छा, चारों ब्लॉक के बीओज इस मीटिंग में प्रेजेंट है? यस सर, बी और आई। यस सर। खरखोदा, बीओ कथूरा। यस यस सर। ओके। इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। ये मीटिंग में कुछ पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं, जैसे रीओपनिंग ऑफ स्कूल, घर से पढ़ाओ कार्यक्रम, और जो मेयर का जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके रिगार्डिंग कुछ बातें करनी है, परिवार पहचान पत्र के बारे में और गीता महोत्सव के बारे में। जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से और डिपार्टमेंट के लेटर के माध्यम से आप सभी को ज्ञात है कि 14 तारीख को सोमवार से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाना विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षा सोमवार से और 9वीं और 11वीं की कक्षा 21 तारीख से लगाने के ऑर्डर डिपार्टमेंट ने किए हैं। इसके टाइमिंग क्लासेस के रहेंगे 10 से 1 के बीच में, और टीचर्स इसमें सभी का आना अनिवार्य किया गया है, चाहे वो 1 से 8 के हैं, चाहे 9 से 12 के हैं, सभी ने इसमें आना है। और टीचर्स के लिए टाइमिंग रखे गए हैं 9:30 से 2:30 बजे के बीच में। ये पहले भी जैसा स्कूल ओपन हुए उसके दौरान बीओज ने और सभी ऑफिसर्स ने विजिट किया, अनियमितताएं स्कूलों में पाई गई, लेकिन अब किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार की अनियमितताएं डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी तरफ से सहन नहीं की जाएगी। कोई भी बहाना, जैसे लेट हो गया जी, जो रास्ते में जाम था, दूसरे ऐसे ऐसे ये कॉमन से बहाने टॉलरेट नहीं होंगे किसी भी लेवल पे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे आपके स्कूलों में आएंगे वो एक तो पेरेंट्स की सहमति से आएंगे, जैसे पहले आपने सहमति ली थी, ठीक इसी प्रकार वही पैटर्न हमने अडॉप्ट करना है। दूसरा इसमें ये रखा गया है कि आपके पड़ोस में जो भी सीएचसी, पीएचसी या हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिस है, छोटा है चाहे बड़ा है, वहां से बच्चों ने अपनी हेल्थ से संबंधित रिपोर्ट लेके आनी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ये कोरोना का कोई टेस्ट नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग वाले ये तय करेंगे कि इस बच्चे का टेम्परेचर ठीक है, इसकी हेल्थ ठीक है और ये स्कूल में जाएगा। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर और कुछ कोरोना के लक्षण उनको दिखाई देंगे तो उस बच्चे को वहीं रोक के उसका ट्रीटमेंट करेंगे और घर वापस भेजेंगे। स्कूल में आने के उपरांत जैसा कोविड-19 के तहत जो एसओपी जारी की गई थी वो पूर्ण रूप से आपने लागू करना है। सैनिटाइजर का ध्यान रखना है, मास्क का ध्यान रखना है, और जो आपकी अवसर ऐप डिपार्टमेंट के द्वारा ऐप लॉन्च की गई हैं उन पे बच्चे का टेम्परेचर, अटेंडेंस, स्टाफ की अटेंडेंस वो 2:30 बजे तक हर हालत में सुनिश्चित करना तय किया गया है। स्कूल छोड़ने से पहले ये भरना अनिवार्य है, रिपोर्ट भेजनी अनिवार्य है। ये स्कूल ओपनिंग के बारे में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का इसमें नहीं रहना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 14 तारीख सोमवार से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। बच्चों की क्लासेस का टाइम होगा 10 से 1 के बीच में। पूरा स्टाफ को आना अनिवार्य है और स्टाफ के टाइमिंग होंगे 9:30 से 2:30 के बीच में।
और 21 तारीख से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं आएंगी। 1 से 8वीं की कक्षाओं का अभी कोई डिसीजन डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं लिया गया है, नंबर 1। दूसरा, जैसे घर से पढ़ाओ कार्यक्रम आपके द्वारा चला हुआ है, अब पूरा स्टाफ अपने स्कूल में आएगा, वहां बैठ के हर एक्टिविटी जो विभाग के द्वारा रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी कंप्लीट करनी है। जैसा पीछे एक ई मेंटरिंग का कार्यक्रम चला, उसमें सोनीपत डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन में रहा, पर लेकिन आज के दिन ये 109% जो पीछे दिखाया गया था उससे 92% पे हम आगे हैं, तीसरे चौथे पोजीशन पे। तो इसको स्पीडली करना है। ठीक इसी प्रकार उम्मीद कैरियर जो लॉन्च किया गया है बच्चों 9 से 12 के बच्चों के लिए, उसमें हम नीचे से चौथे स्थान पे हैं। इसमें स्पीडली काम करना है और बाकी डिटेल में नवीन जी आपके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट मेरे द्वारा ये करना है, मैं ये बता रहा हूँ कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मेयर का इलेक्शन होने वाला है 27 तारीख को। तो कुछ इसमें एरिया पड़ता है आपका, सोनीपत ब्लॉक का तो पूर्ण पड़ता है, राय ब्लॉक का कुछ गांव इसके गन्नौर ब्लॉक के आते हैं। तो वो बीओ ये सुनिश्चित करें कि वहां जितने बूथ बनने हैं सभी बूथों में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट होना चाहिए, की सुविधा हो, डबल डोर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। वहां पे पीएन और जो चौकीदार होते हैं उनको ये आदेश देने हैं, किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कभी भी आके चेक करेगा उनको, और सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये देखना है। अब नवीन जी इसके बारे में बात करेंगे, आपको परिवार पहचान पत्र के बारे में। इसमें मैं एक चीज पहले से क्लियर करूं कि 17 तारीख को सीएम साहब डीसी और एडीसी की मीटिंग लेंगे परिवार पहचान पत्र के बारे में। तो इसमें अपनी जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी हमने दूर करनी है। परिवार पहचान पत्र जो बच्चों के आईडी के खुले थे पेरेंट्स के, तो वो बहुत से तो अपलोड किया, का पेपर होगा, उसमें भी अपने बच्चों को ये सुनिश्चित करें कि जितने बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है सभी बच्चे एग्जाम में अपीयर हों। अब मैं नवीन जी से अनुरोध करूंगा कि बाकी जो टॉपिक बचते हैं, गीता महोत्सव है, घर से पढ़ाओ है, या एसीपी के बारे में है, वो इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नवीन जी। थैंक यू सर। जैसे सर ने आप सभी को क्लियरली बता भी दिया कि स्कूलों का जो खुलने हैं वो कल से स्कूल खुल रहे हैं हमारे, परसों से सॉरी, 10वीं और 12वीं के लिए, और 9वीं से 11वीं के लिए 21 तारीख से। तो स्कूलों का जो टाइम है अब की बार जो स्टाफ के लिए ये क्लियर है कि 1 से 12 तक के सभी स्टाफ मेंबर स्कूल में प्रेजेंट रहेंगे। अब कोई रोस्टर कोई रोटेशनल नहीं चलेगा और टाइम बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि पिछले दिनों जब स्कूल खुले थे तो बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा था कि बिल्कुल कहीं स्कूल में हेड प्रेजेंट नहीं थे तो कहीं टीचर नहीं आ रहे थे और ना ही प्रॉपरली वो। अब बिल्कुल क्लियर है और बीओज की टीम भी हमारी रेगुलरली स्कूल टाइम में जाके विजिट करेगी। बिल्कुल 9:30 बीओज भी बीच में है कि इंश्योर करें कि पूरा स्टाफ स्कूल में प्रेजेंट हो। एक जो बात थी कि कईयों की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि भाई कैजुअल लीव, तो एक सोचने की बात है कि जी स्टाफ की 20 छुट्टियां बाकी हैं, तो ऐसे फोन मेरे पास आए जो पिछली मीटिंग की थी उसके बाद भी। तो अगर 30 नवंबर तक स्कूल बंद रह जाते और 1 दिसंबर को स्कूल खुलते तो क्या 30 दिन में 20 छुट्टियां हो जाएंगी सबकी? पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल जो हरियाणा सेवा नियमावली के अंदर जो प्रावधान जो नियमों के दिए गए हैं उसके अंदर आपको चलना है कि उस चीज को लेस करके कितनी लीव बनती है आपको वो डिसाइड करना है, क्योंकि अगर आप किसी को ज्यादा छुट्टियां दे रहे हो तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है। स्कूल हमें बंद नहीं करने कि आप 20 छुट्टियां देने हैं कैजुअल लीव, आप रूल के अकॉर्डिंग काम करिए और रूल के अकॉर्डिंग इस साल छुट्टियां उस तरह से बनती ही नहीं जिस तरह से लोगों ने अज्यूम कर रखा है इस चीज को। दूसरा, अभी उम्मीद का रजिस्ट्रेशन है जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हरियाणा में लगभग आखिरी स्थान पे है। उम्मीद रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं क्लास से लेके 12वीं तक के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना था। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं
रजिस्ट्रेशन करने के बाद मंडे को एक दिन कैरियर उनकी एक काउंसलिंग होती है जिसमें उनको आगे बढ़ने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। तो आप सभी को अब जब परसों स्कूल खुलेगा तो इन स्टूडेंट का 10वीं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट का उम्मीद पे रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। पिछली बार भी जब मीटिंग ली थी एनटीएससी का रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया ढंग से आपने करवाया था और उसका एग्जाम भी आपको पता है कल संडे को। तो इसी तरह से आपको मिशन मोड पे काम करके 10वीं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट का उम्मीद ऐप पे रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना है। और आपको पता है कि एनटीएसटी का आपने फॉर्म भरवाया था, उनका एग्जाम भी स्टूडेंट्स का संडे को है। तो बच्चों को प्रॉपरली आप इंटीमेट कर दें कि वो अपने अपने सेंटर पे जो भी उनको दिया गया है वहां पे अपीयर हो प्रॉपरली। तीसरा, गीता जयंती के बारे में आप सभी को पता है कि हर वर्ष गीता जयंती महोत्सव के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, वो हमेशा पहले फिजिकल प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम ब्लॉक लेवल पे करवाते थे, लेकिन इस साल उस चीज में वो सारे कंपटीशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन के अंदर गीता जयंती में थोड़ा सा आपको गीता जयंती में ब्रीफ कर दूं। ब्लॉक लेवल पे एंट्री जो आनी थी वो 12 तारीख को आज यानी कि रात के 12 बजे तक आनी थी। सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को आपको एक मेल या व्हाट्सएप नंबर देना था जहां पे आप अपनी एंट्रीज भेजोगे। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूलों के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब की बार केवल एक ही कैटेगरी है 9वीं से लेके 12वीं तक। अब आपको मीटिंग ये है, हालांकि डायरेक्शन पहले जारी है। ब्लॉक लेवल पे जो हमने आज की डेट निश्चित, आप कल 13 तारीख को रात के 12 बजे तक अपनी एंट्रीज भेज सकते हो ब्लॉक पे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स भी ये नोट कर लें कि आप अपने 14 तारीख को कमेटी कंस्टिट्यूट करके जो स्कूलों से ब्लॉक लेवल पे एंट्री आएंगी उनका असेसमेंट करवाएं और हमारे को डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास 14 तारीख को रात तक भेज दें। गीता जयंती के 5 कंपटीशन हैं। नंबर 1 हमारे पास एसे राइटिंग कंपटीशन है, संवाद है, श्लोक है, उच्चारण और भाषण प्रतियोगिता। इसके अंदर आपको एक चीज देखनी है, पेंटिंग और एसे राइटिंग, ये दोनों स्टूडेंट्स ने जो लिखा, लेकिन स्टूडेंट उसके ऊपर अपना नाम भी लिखे, रोल नंबर लिखे, स्कूल का नाम लिखे। उसके बाद आप उसकी अपने स्कूल में जिस बच्चे की परफॉर्मेंस बेस्ट है उसकी पीडीएफ बना के ब्लॉग पे भेज देंगे एसे और पेंटिंग में। दूसरा हमारा चलेगा संवाद का, संवाद प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है और श्लोक उच्चारण। इसकी वीडियो बना के बिल्कुल, लेकिन वीडियो बनाए चाहे ऐसे राइटिंग करें, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन वही रहेंगी जो पहले ऑफलाइन मोड के अंदर होती थी। तो टाइम भी अगर वीडियो बना के भेज रहे हो तो टाइम भी फिक्स होगा, टॉपिक वही होंगे। तो वो आप उसकी वीडियो बना के स्कूल का वीडियो में नाम लिख के क्लियरली अपने अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को आप भेज देंगे ताकि उसका असेसमेंट ब्लॉक लेवल की टीम 14 तारीख को करवा सके और 15 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कमेटी बना के इसका असेसमेंट करेंगे। बीओज भी नोट करें, ऑफलाइन मोड में आप लोग करते थे, एक कमेटी बनाइए जो सबसे पहले एसे राइटिंग की अलग है, जिसमें लेक्चर भी दे रखे हैं या टीचर हैं, हिंदी और संस्कृत जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रतियोगिताएं आपको आयोजित करवानी है। गीता जयंती के बाद अब की बार स्टेट लेवल पे बच्चों की टीम का ऑनलाइन है, वो डिटेल में आपको बता देंगे। फिलहाल ब्लॉक राइज से हमारे को 15 स्कूलों के 50-50 बच्चों की लिस्ट चाहिए। जो बच्चे उस दिन जब स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा उसमें ये श्लोक उच्चारण वगैरह सारा सिस्टम ऑनलाइन चलेगा। तो 15 स्कूलों से 50-50 बच्चों की लिस्ट हमारे को चाहिए है मंडे को 12 बजे तक। तो ग्रुप में बीओज के मैं डाल दूंगा और उन स्कूल वालों को इस चीज के लिए तैयार रखें। अगला हमारा पॉइंट है ई लर्निंग का। अब की बार जैसे सर ने बताया था कि टीचर्स ने अवसर ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, बच्चों का हमारा 60% ने किया है, लेकिन बच्चे उसका यूज नहीं कर रहे। आप उनका रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाइए। और अब की बार जो एसएटी एग्जाम है अब वो स्टार्ट हो रहे हैं। एसएटी एग्जाम
ऑनलाइन लिंक से होगा, क्योंकि बोर्ड को इंटरनल असेसमेंट भी तैयार करवानी है उन चीजों की। अब बोर्ड को जब इंटर असेसमेंट करवानी है तो ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसके अंदर सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन मस्ट है। तो आप जैसे स्कूल में 10th और 12th के बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल से हर बच्चे के संपर्क में रहिए, ताकि एससीटी का जो एग्जाम होना है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये लगातार हमारे सही ढंग से कंडक्ट कर सके। अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इंटरनल असेसमेंट में उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये भी पॉसिबल है कि डिपार्टमेंट का हमारा टीम और स्कूलों की जो बोर्ड के साथ इस तरह से लिंक करें कि बच्चों का एनरोलमेंट के थ्रू, डायरेक्ट एसआरएन के थ्रू वो इंटर असेसमेंट वहां पे कंसीडर हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एसटीटी एग्जाम को सही ढंग से कंडक्ट करवाना है। अवसर ऐप का मैंने बताया 60% स्टूडेंट का आपने इंस्टॉल करवाया है, लेकिन बच्चे उसको इंस्टॉल करने के बाद भी लॉगिन नहीं कर रहे, और लॉगिन करना मस्ट है। अगर बच्चे लॉग नहीं करेंगे तो भी उनको अब्सेंट ही माना जाएगा। दूसरा, कल परसों जैसे स्कूल खोलेंगे, सक्षम समीक्षा ऐप का आपको प्रयोग करते हुए स्टूडेंट्स का जो टीचर्स का टेम्परेचर था, अटेंडेंस था, और बच्चों के क्लास टीचर सक्षम समीक्षा ऐप के थ्रू या अवसर ऐप के थ्रू उनकी अटेंडेंस आपको शाम तक भेजना सुनिश्चित करना है। 2:30 बजे आपके स्टाफ मेंबर और आप स्कूल को जब ही छोड़ेंगे जब आप ये काम कंप्लीट कर देंगे डेली। अगर कहीं पर लॉगिन में प्रॉब्लम आती है, आप अपने कंसर्न एबीआरसी से बात करो। एबीआरसी हर एक ब्लॉक में एक एक सक्षम सहयोगी है, एबीआरसीओ और बीआरपी में से बनाया हुआ है, जो लगातार चंडीगढ़ की और एससीईआरटी के टच में है टेक्निकल टीम के साथ। वो आपकी प्रॉब्लम को तुरंत रिजोल्व कराएंगे। अगर एबीआरसी आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं करते टाइम के बाद भी, तो आप ग्रुप के अंदर ये डाल लेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, रिजोल्व नहीं हुई। लेकिन जब तक आप पूरा डेटा उसके अंदर फीड नहीं करेंगे सक्षम समीक्षा ऐप में, टीचर्स के अटेंडेंस और सबकी, जब तक आप स्कूल को नहीं छोड़ेंगे, ये आपको सुनिश्चित करना है। एक चीज और मैं देखने में आई है, ईमेल स्कूल अथॉरिटी डायरेक्ट एक मेल की कॉपी, मान लो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बीओ ने मांगी है, वो क्या करेंगे कि बीओ को भेजेंगे, साथ में एक कॉपी डीओ को भेज देते हैं। ये इससे क्या होता है कि शाम तक हमारे पास इंपॉर्टेंट मेल भी हम डीओ में नहीं देख पाते। कोई भी स्कूल अथॉरिटी डायरेक्ट कोरस्पॉन्डेंस, कोई भी टीचर डायरेक्ट कोरस्पॉन्डेंस डीओ ऑफिस के साथ न करे। अगर आपका कोई भी कोरस्पॉन्डेंस है, कोई भी लेटर है, आप डायरेक्ट पहले बीओ को भेजिए और बीओ से हमारे पास आएगा। डायरेक्ट आगे से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी स्कूल से डायरेक्ट मेल हमारे पास नहीं आने चाहिए। केवल ब्लॉक ऑफिस के थ्रू जो मेल आएगी उसी को ही हम कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट नहीं है। एक स्कूल में थोड़ा डिस्प्यूट है हेड का, उसका कॉपी सीधा डीओ। कई हेड ने तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि बिल्कुल बीओ को बाईपास करके सीधा कोरस्पॉन्डेंट डीओ से स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। डीओ से कोई भी स्कूल अथॉरिटी, क्योंकि बीओ इज द सुप्रीम पावर जो बैठा है ब्लॉक के अंदर, उनको साइडलाइन करके हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन चीजों को कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये क्लियरली करो, आप डीओ ऑफिस से डायरेक्ट कोरस्पॉन्डेंस ना करिए। अगला हमारा पॉइंट आता है एसीपी केसेस के बारे में। एसीपी केस का हमने कई बार आपको बताया है कि एसीपी केसेस का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। मीटिंग में ये बताया था, आपके स्कूल के जो एलिजिबल टीचर हैं, जो पोर्टल पे दिखाई दे रहे हैं कि इन टीचर्स की 8, 16 या 24 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है, उनका एसीपी केस आप आगे फॉरवर्ड करिए। लेकिन मैंने बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, एलिजिबल कैंडिडेट्स का, केवल एलिजिबल टीचर्स को भेजिए। जो एलिजिबल नहीं है इस और उनका पोर्टल पे शो हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उनका डाटा गलत भरा हुआ है। कई केस हमारे पास ऐसे आए हैं कि डायरेक्ट स्कूल वालों ने हमारे को फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन एक छोटी सी सोचने की बात है, एक आदमी, एक टीचर का 30 अक्टूबर को 8 या 16 साल पूरे हो रहे हैं। 30 अक्टूबर मैंने डेट कही, और एचआरएमएस का जब हम उसका डाटा देखते हैं
तो सर्विस वेरिफिकेशन मिलती है 31 जुलाई तक या 30 जून तक। जब HRMS पोर्टल पर आपने उसकी 30/10 तक की सर्विस वेरिफिकेशन नहीं की तो हम उसको कैसे एसीपी ग्रांट कर दें? तो जब आप सर्विस बुक में भी एंट्री करते हो, क्या किसी ने अगर मैनुअल एसीपी केस भेजा है, किसी का बनता है 1 नवंबर से, और सर्विस वेरीफाई कर रहे हो आप जुलाई तक, अगस्त तक, सितंबर तक, अप टू डेट सर्विस, यानी कि जिस डेट को वो एलिजिबल होता है उस डेट तक की सर्विस वेरिफिकेशन उसकी सर्विस बुक में भी और HRMS में भी पूरी होगी, जब भी उस केस को हम कंसीडर करेंगे। दूसरी गलती क्या मिलती है? ACR 18-19 तक की इंस्टॉल कर रखी है, वहां पे ग्रेडिंग भर रखी है आपने प्लस, 19-20 की आपने भर नहीं रखी और एसीपी केस को हमारे को आगे भेज दिया। बिल्कुल चीज ऑनलाइन है लेकिन काम वही है। और एसीपी केस में मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्कूल का हेड पूर्णतया जिम्मेवार है। अगर एक भी गलत एंट्री आपने फॉरवर्ड कर दी, हमारे पास अब सर्विस बुक आपके पास है, पर्सनल फाइल आपके पास है, सारा रिकॉर्ड आपको देखना है, उसका प्रिंट निकलवाइए, एक एक एंट्री को चेक करिए, गलत है उसको ठीक करिए और जब हमारे को भेजिए। अगर आपने गलत भेज दी तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, और मान लो एलिजिबल है, डिले कर रहे हो, वो डिले डेली आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर हो रहा है, इस टीचर का एसीपी इतने दिन डिले हो रहा है, इस बात के लिए वो ध्यान रखें, क्योंकि ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई मैंने बताया था कि किसी का नीलम रानी में किसी में एरियर ड्यू बनता है, आप उसका एसीपी केस भेजने से पहले उसकी सर्विस बुक लेके एसओ से मिलिए और उन्हें बताइए। तो उस केस में क्या होगा कि आपको गाइड करेंगे एसओ, ताकि आपके पोर्टल पे जो स्टैंड कर रहा है उसके बारे में निर्णय लिया जा सके। तो ये चीजें आपको कई सारी अपने लेवल पे ठीक करनी है। दूसरा, फैमिली आईडी के बारे में। फैमिली आईडी का काम करवाना आज के दिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का काम है। पूरा जिला प्रशासन इस बात के लिए बार बार जोर दे रहे हैं कि टीचर्स का प्लस में उनके पेरेंट्स का ये फैमिली आईडी का डेटा कंप्लीट हो। हमने बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, आज भी स्कूल के हेड ने अंडरटेकिंग दे रखी है कि मेरे स्टाफ का पूरा हो चुका है, अंडरटेकिंग। लेकिन वो टाइम आज से अगर आप 15 या 20 साल पुराने उसमें जी रहे हो तो आप ये सोच के अगर चल रहे हो कि भाई ये चीजें ऐसे चल जाएंगी, आज भी बताता हूं 70% टीचर ऐसे हैं जिनका फैमिली आईडी का डाटा अपडेटेड नहीं है और गलत अंडरटेकिंग आप दे रहे हो। एक बार पोर्टल खोल के उनका नंबर डाल के चेक ही कर लो अब इसकी फैमिली आईडी पूरी है भी कि नहीं वहां पे। तो झूठे अननेसेसरी सर्टिफिकेट देने का कोई फायदा नहीं। तो ये आप इन चीजों का ध्यान करिए और फैमिली आईडी वाले काम को बिल्कुल आप स्पीडली करिए। और कल से जब स्टाफ वाले आपके आएंगे ही सोमवार से, तो उनको बिठा बिठा के और फैमिली आईडी का डाटा, टेक्निकल टीम है नहीं है तो कोई टेक्निकल टीचर एक्सपर्ट होंगे, अगर वहां पर टीचर एक्सपर्ट नहीं है किसी पड़ोस के स्कूल में एक्सपर्ट होंगे। जब सारे ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें किसी की बात नहीं आती कि जी हम कैसे पर हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। टीचर को कहो कि अपना अपना काम करें और उसको, लेकिन आपको फैमिली आईडी MIS डेटा से ही अपडेट करवानी है अपने स्कूल के लॉगिन से। अगर टीचर कहीं घर पे भी करवा रहा है तो उनका MIS का लॉगिन उनको प्रोवाइड कर दो, ताकि वो आराम से, अगर उसने किसी पब्लिक अथॉरिटी से किसी से और से करवा लिया तो वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का किया हुआ अपडेशन नहीं माना जाएगा। तो ये फैमिली आईडी जो वाला जो मामला है इसके अंदर इसको आप पूरा करवाइए। एक ई मेंटरिंग का है, मैडम बीओ साथ हैं, अपने ABRC से पूछिए कि ई मेंटरिंग का डाटा कुछ ब्लॉक में परफॉर्मेंस जो है ठीक नहीं है और कुछ की बहुत अच्छी है। तो ABRC अगर अपना ई मेंटरिंग का काम ठीक नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे रहे। तो बीओ इस बात को इंश्योर करिए कि ये चीजें बढ़िया ढंग से कर सकें। इलेक्शन बूथ के बारे में, जहां जहां इलेक्शन है, कुछ एरिया राई का आएगा उसके अंदर, आई थिंक जो कुछ एरिया लिवान साइड है या राड़दना है, खेवड़ा है, इस साइड का जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एरिया आते हैं।
तो वहां स्कूल के हेड अगर मीटिंग में है तो वो पूरे जिन जिन बूथ पे चुनाव होना है उनको बिल्कुल साफ करवा दे, क्योंकि टीम बार बार विजिट करेगी। और जितने बूथ लोकसभा या विधानसभा में बनते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सरपंच के चुनाव में, उससे कहीं ज्यादा बूथ बनते हैं। तो आप वहां इंटरेस्ट लेके उन कमरों में अगर ड्यूल डेस्क पड़े हैं उनको वहां से हटवा के, क्योंकि 26 या 27 का कब इलेक्शन है, टेंटेटिव यही डेट है आसपास, तो वहां पे बिल्कुल टीचर्स हमारी ड्यूटी भी देते हैं उस बूथ को उनके अकॉर्डिंग सेट करवा के, और पूरा लाइट का अरेंजमेंट, पूरा हर सिस्टम से, स्कूल के टॉयलेट बिल्कुल क्लियर हो, क्लीन हो, साफ हो, ये चीजें आप सारी वहां पे सेट करवा दें। और ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण भी रहेंगी इन चीजों के लिए। तो ये कुछ चीजें हमने बताई। और बीओ से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि गीता जयंती के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल एड्रेस आप स्कूल वालों से शेयर कर दीजिए, जहां पे वो अपनी एंट्रीज को भेज सके। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना दिया है, लेकिन स्कूल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ग्रुप में ना भेजें। जो ब्लॉक में फर्स्ट आएंगे, हर ब्लॉक से हमारे को 5 टीम आएंगी। पहले श्लोक में जो फर्स्ट है, जो भाषण में फर्स्ट है, संवाद में फर्स्ट है, पेंटिंग में फर्स्ट है, वो 6 एंट्री हमारे पास ब्लॉक से आएंगी। और हम उन एंट्रीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकालेंगे। ब्लॉक वाले भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाल लेंगे, लेकिन हमारे को केवल फर्स्ट की एंट्री भेजेंगे। और बाकायदा एक इसका असेसमेंट के लिए आप बीओज कंप्यूटर या स्क्रीन का अरेंजमेंट पूरा कराइए, ताकि उसको देख के कमेटी डिसाइड कर सके कि ये क्या स्कोर हमारा है और क्या नहीं रहेगा। तो उसको पूरा सिस्टम से आपको करवाना है। और बाकी अगर कुछ है तो सर आपके से जरूर डायरेक्शन देंगे सर। नवीन जी, हो गया। अब जैसे राई ब्लॉक के कुछ स्कूल हैं, कुंडली, नांगल के दोनों स्कूल, कुंडली के ही अलग से मेरे से बात कर लेंगे। अब जैसे बात आती है कि 14 तारीख से जो पूरे स्टाफ के साथ स्कूल ओपनिंग है, तो अब इसमें किसी भी प्रकार की इफ बट कुछ भी मायने नहीं रखती। कई बार प्राय ये देखने में आता है, कई जैसे हमारे नोटिस में है, बीओज के नोटिस में कुछ ऐड जो स्वयं स्कूलों में नहीं आते, क्या उनसे हम ये उम्मीद करेंगे कि वहां पे उपलब्ध होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस आप सबके माध्यम से, बीओज से भी और डीडीओ से भी, स्वयं स्कूल में पहुंचे, पूरे स्टाफ के साथ पहुंचे, ना केवल स्कूल में पहुंचना है, ग्रुपों में बैठने की बजाय जो चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है वो पूरा का पूरा काम करने का मौका है, और वो पूरा काम करना चाहिए। जो भी टीम स्कूल में विजिट करेगी, सबसे पहले ये चीज नोट करेगी, क्या उन्होंने आज या कल पीछे कोई काम किया है इसे रिगार्डिंग। जैसे सबसे पहले बच्चे आपके पास आ गए, उनका टेम्परेचर और उनकी अटेंडेंस और स्टाफ की अटेंडेंस आपने फॉर्म पे, इस पे ऐप पे अप्लाई करना है। दूसरा, उसके बाद जैसे अवसर ऐप है, समीक्षा ऐप है, आपकी उम्मीद कैरियर वाली है, ई मेंटरिंग वाली है, ये बातें बैठ के आराम से की जा सकती हैं और करनी पड़ेंगी ये चीजें। और आगे जैसे मान ले किसी का एसीपी का केस है, तो आराम से बैठ के 1-2 उस पर डिस्कस करके उसने कंप्लीट करके आप अप्लाई कीजिए। जैसे नवीन जी ने बताया कि अपने डिस्ट्रिक्ट में 450 केस अब भी ड्यू बनते हैं, पीजीटी के, प्रिंसिपल हेड के, उन्होंने आप कंप्लीट करके हमारे पास भेजिए, हम आगे डायरेक्टरेट में भेजेंगे, समय पे कीजिए ये काम। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो स्कूलों में काम रिपेयर मेंटेनेंस चल रहा है, कोई फेस लिफ्टिंग का काम चल रहा है, कोई और चल रहा है, अब उस पे टीम को, पूरे स्टाफ को आप अपने डिवाइड करके काम लीजिए। 9 से 12 तो क्लासेज लेंगे, बाकी जो स्टाफ आपके पास है उसको इस काम में लगाइए, मॉनिटरिंग करेंगे हर लेवल पे, ये काम करने का मौका है। ठीक इसी प्रकार जैसे मिड डे मील का कोई काम है या परिवार पहचान पत्र का काम है, 17 तारीख को जैसे मैंने बताया सीएम साहब मीटिंग लेंगे, उससे पहले आप 14, 15, 16 को इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे बैठ के खाली बैठने की बजाय बराए बेर माने ये कोशिश करें कि सारे के सारे जो टॉपिक ऊपर लिए गए हैं इस मीटिंग में, इन सब पे बैठ के डेली काम करें, ताकि और भी आसान हो जाए और स्कूल में आने का भी फायदा हो। लेकिन एक विशेष ध्यान ये रखना है कि कोविड-19 के तहत जो एसओपी जारी की गई है, आपने स्वयं अपना भी बचाव करना है, बच्चों का बचाव करना है, इसके साथ
अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हैं। सर हेलो। बोलिए। हाँ सर, जैसे दिल्ली से जो टीचर बिलोंग करते हैं, क्या उनका भी फैमिली आईडी बनेगी सर? स्कूल कौन सा है? G2+टी कला सर। नहीं, इसमें ऐसा है, केवल 4 या 5 स्कूल हमारे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको टेक ओवर कर रखा है, जहाँ पे फोर्स रुकी हुई है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम आइडेंटिफाई ये नहीं कर सकते कौन कहाँ से आ रहा है। पूरा स्टाफ ने आना सुनिश्चित करना है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश था। वो जो क्वेश्चन था वो नहीं, मैं समझ गया कि क्वेश्चन आपका था कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं तो फैमिली आईडी जो है वो हरियाणा के जो रेजिडेंट हैं उनकी पूरी होनी है। अब उनका परमानेंट दिल्ली का है और यहाँ रहते नहीं है तो उनकी फैमिली आईडी पूरी नहीं होनी, उसका इशू नहीं है। आपकी बात कट रही थी तो सर तक नहीं पहुंच पाई, नेटवर्क इशू था। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली वालों की फैमिली आईडी अपडेट नहीं होनी। सर एक ऐसी हेलो सर, एक ऐसी मैटर है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, मेरा एसीपी 1.5 महीने से डी ऑफिस में भेजा हुआ, फॉरवर्ड किया हुआ स्कूल से, और प्रोमिला मैडम के पास क्या पोस्ट है आपकी? सर मेरा एसीपी मैटर है जो मैंने यहाँ स्कूल से 1.5 महीने पहले ही फॉरवर्ड किया था डी ऑफिस के लिए प्रोमिला मैडम के पास, और अब भी वो वही पर शो कर रहा है। प्रोमिला मैडम से बात हुई तो वो कह रही है कि यहाँ से हमने कुछ भी पेंडिंग नहीं है, हमारे पास एक भी नहीं है केस, जबकि रिपोर्ट में प्रोमिला मैडम के पास लिखा ऐसा है, इस बारे में क्लियर कर दूं, जो एसीपी केस आपने हमें भेजे हैं वो केस जिनके एलिजिबल थे वो हमने डीएससी में फॉरवर्ड कर दिए हैं। उसमें टेक्निकल इश्यू के कारण कई केस अभी भी, हालांकि जो डीएससी में भी भेज दिए हैं, वो पोर्टल पे प्रोमिला असिस्टेंट की आईडी पे शो हो रहे हैं। हमारे पास कोई केस पेंडिंग नहीं है। आप अपना केस जो है, आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं उसका स्टेटस देख के आपको बता भी दूंगा। हमारे डीओ ऑफिस में कल शाम तक एक भी केस या तो डीएसटी में जा चुका है या स्कूल में हमने वापस भेज दिया। अगर ऑनलाइन जो दिखाई दे रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे लेवल पे वो डिले नहीं हो रहा। चलो सर, मैं आपको भेज सर मैं कासंडी स्कूल से बोल रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेस। कुछ बच्चे सर यूपी से हैं, बिहार से हैं, क्या उनकी भी फैमिली आईडी बनेगी सर? जो बच्चे मैंने आपको बता दिया, जो पेरेंट्स हरियाणा रेजिडेंट है, हरियाणा के निवासी हैं, ये फैमिली आईडी की सुविधा उनके लिए है। लेकिन अगर उनका परमानेंट यूपी और बिहार में है, लेकिन अगर वो 4 साल से यही रह रहे हैं और उनका वोट भी यही है, राशन कार्ड भी यही है, तो उनका फैमिली आईडी यहीं से अपडेट होगी। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए ना सर उनमें? मैडम ऐसा है, अब मैंने आपको बताया, अगर उनकी वोट यहाँ बनी हुई है और वो रहने यहाँ लग गए तो उनकी फैमिली आईडी अपडेट होगी। ठीक है सर, उनका यहाँ कुछ नहीं है सर, रेजिडेंशियल भी नहीं है, वोट कार्ड भी नहीं है। अगर रेजिडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर फैमिली डाटा अपडेट नहीं हो सकता। ओके सर, थैंक यू सर। निवासी आप इसको ऐसे काउंट करिए जैसे राशन कार्ड होता था पहले, हाँ जी, उसी की तरह मानिए। आप ये मान लो एक मोटी भाषा में कि आपको राशन कार्ड बनाने हैं, तो जो हरियाणा का निवासी वही एलिजिबल राशन कार्ड के लिए। क्लियर है? तो राशन कार्ड के लिए क्या चाहिए? उसकी यहाँ पे वोट बनी होनी चाहिए, उसका यहाँ पे घर हो, अगर किराए पे रह रहा है तो उसका प्रूफ हो, तो वही चीजें यहाँ पे फैमिली आईडी में है सेम। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन है जीएचएस कुंडल से। हाँ जी सर, हमारे पास एक टीचर हैं, संस्कृत टीचर, उन्होंने नीलम रानी केस के तहत एरियर लिया था और उनका एसीपी ड्यू है, लेकिन वो अपना एसीपी नहीं भेजना चाहते। वो अपना अगर आपके नहीं, अगर उनके भेजने से कुछ नहीं होता। अगर उनका एसीपी केस आपके पोर्टल पे दिखाई दे रहा है तो आप उसका लेटर बना के मैनुअल एसओ डीडब्ल्यूएस में भेजो भी, सर्विस बुक, और वहां से वो बताएंगे उनके खिलाफ क्या रिकवरी बनती है। आप नोटिस सर्व करके उसका पूरा प्रोसेस लाइए। ठीक है। रिकवरी अलग मैटर है, एसीपी जब उसका बन गया है, एलिजिबल है तो बनेगा, लेकिन आप उसकी सर्विस बुक ले जाके उसका पहले रिकवरी फिक्स करिए। एसीपी ग्रांट तो उसको जो होगी, लेकिन आप पोर्टल पे उसको ऐसे रख नहीं सकते। अब उसने मना कर दिया और आपके पास स्टैंड करता रहे, नो, यू हैव टू डिसाइड द मैटर। फैसला होगा इधर का या उधर का। ठीक है सर,
थैंक यू सर। और क्वेश्चन कोई? नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं जैसे अभी सर ने बोला था कि सभी टीचरों ने आना है, तो हमारे में वजीर सर हैं जो बीमार रह रहे हैं, आपने पता भी सर है। तो सर बताएंगे इन चीज़। क्या है उसका, दोबारा बताइए, रिपीट सर कीजिए। एक टीचर किडनी प्रॉब्लम है, उसको क्रोनिक है और वो वजीर सर बीमार रह रहे, उसके बाद ऐसा है, रिटर्न में सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अलग से बात कीजिए इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। हेलो सर, कल संडे को भी बुलाने हैं सर स्टाफ? और कोई? नहीं, संडे को केवल हाँ जी? वो आएंगे जो बीएलओ हैं। आज ठीक और है। कल बीएलओ की ड्यूटी लगी हुई है स्कूलों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, बाकी संडे को नहीं आना है। ओके सर। नवीन सर, हेलो, बोलिए। हाँ सर, वो हमारे सब डिवीजन में हाँ जी, सभी बोलिए। बुलाए सर फैमिली आईडी के लिए। हमारे हाँ, क्या है? ब्लॉक सर, अब हमारे उपमंडल में सभी स्टाफ एसडीएम सर ने बुला रखा है लगातार काम कराने के लिए। अच्छी बात है, कंप्लीट करवाइए, सभी के लिए है ये। 14, 15, 16 में कंप्लीट कर दो उन्हें। हाँ, इस तरह संडे ने भी आना सर उन्हें। हाँ, अगर देखो एसडीएम साहब ने अगर आदेश कर रखे हैं अलग से, तो उनको हाँ फॉलो कर रखे सर। ठीक है सर। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? तो थैंक यू नवीन जी। मैडम क्या नाम है, रितु, थैंक यू। हाँ जी सर। वेलकम सर, वेलकम। ओके, अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप इस सभी जो अपना मंडे से स्कूल खोलेंगे हर एक पैरामीटर पे बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। और उम्मीद पोर्टल मैंने बताया तो मंडे से आपको एनटीएसटी की तरह इसके अंदर भी स्पीड बढ़ानी है और काफी स्पीडली आपको वर्क करना है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।